जोन 5 का जो केमिस्ट्री पोर्शन है ये स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री से कौन से एमसीक्यूज उठाए थे। 12 नंबर देखें, मेटालाइट अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मेटालाइट कौन से है। अच्छा, मेटालाइट पहले आप ये सीखे मेटालाइट होते क्या, व्हाट आर मेटालाइट्स। मेटल और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज जिसमें मौजूद हो उनको हम मेटालाइट्स कहते हैं। पीरियड टेबल में आपको पता है 3 कैटेगरीज होती है। एक मेटल्स होती है, ये पीरियड टेबल के लेफ्ट साइड, सेंटर और बॉटम में मौजूद होती है। इनमें अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स शामिल है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड टेबल नॉन मेटल्स है। ये अपर और राइट कार्नर में मौजूद होती है, पीरियड टेबल में ऊपर और राइट साइड पर। इनमें हेलोजन और नोबल गैसेस आते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड टेबल आर कॉल्ड मेटालाइट्स। दे आर प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड, जिगजैग या स्टेयर फॉर्म। ठीक है। मोस्ट कॉमन जो आपके मेटालाइट्स है इसमें बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम है। ये आपके 6 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटालाइट्स है ये मौजूद होते हैं। और ये पीरियड टेबल में इस तरह स्टेयर की शक्ल में पीरियड टेबल के अपर राइट साइड पर मौजूद होता है। सो जो ऑप्शंस आपको दिए थे क्वेश्चन में, इसमें एंटीमोनी आपका क्या बनता है, ये आपका मेटालाइट बनता है, बाकी मेटालाइट नहीं थे। डियर स्टूडेंट्स, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी5 सर्च करें। इल्मी5 पर आपको हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे उसकी मुतालिक जो पास्ट पेपर है और जो क्वेश्चंस है, जो एमसीक्यूज है, वो तफसील से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हायर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किस चीज़ में हायर है। व्हाट इज़ डायपोल मोमेंट, पहले आप ये सीखिए। डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर पोलैरिटी ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये असल में क्या है, पोलैरिटी है। ठीक है, पोलैरिटी है किस चीज़ की वजह से, अपोजिट चार्ज की वजह से। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोलैरिटी आती है इसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी इंडिकेट करता है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हम डिबाई में मेजरमेंट करते हैं। ये इसका क्या है, यूनिट है। आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, आपने डिबाई का नाम इसमें सेलेक्ट करना है और इसको रिप्रेजेंट म्यू से किया जाता है। इसके अलावा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट इसलिए नहीं होते कि इसमें चार्जेस जो होते हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और कोई भी पोलैरिटी मॉलिक्यूल पर मौजूद नहीं होता, कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट मौजूद होता है, यानी 0 से ग्रेटर होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई आर। क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, चार्ज कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज है। डिस्टेंस है बिटवीन चार्जेस, मिसाल के तौर पर आपके पास CH3F है, इसमें डायपोल मोमेंट कितना है 1.85 dB। यहाँ पे आपसे पूछा है कि हायर डायपोल मोमेंट किस में मौजूद होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका CH3F होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी केमिस्ट्री रिलेटेड जॉब के लिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी5 पर जाएँ, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री का एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप पास्ट पेपर, MCQs और इसके अलावा जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स है वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU इज़ इक्वल टू, ये किस चीज़ का बराबर है, ये 1/12 मास ऑफ कार्बन का बराबर है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, इट इज़ अ स्केल टू मेजर द masses ऑफ एटम्स लाइक kg इज़ यूज टू मेजर मास ऑफ लार्ज सब्सटेंसेस। इस तरह हम किलोग्राम में बड़े सब्सटेंस को मेजर करते हैं। इसी तरह मास ऑफ एटम, किसी एटम का मास बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए हम एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का बराबर होगा। यानी जब आप कार्बन 12 आइसोटोप का 12वां हिस्सा लेते हैं तो इसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट का बराबर लेते हैं।
हाइड्रोजन का मास ये 1 एटॉमिक मास यूनिट का बराबर होगा, ऑक्सीजन का मास 16 एटॉमिक मास यूनिट का बराबर होगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का बराबर होगा। ग्राम में इसकी वैल्यू क्या है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ये इसकी वैल्यू। अगर ग्राम में आपसे 1 एटॉमिक मास या 1 AMU ग्राम में पूछे तो ग्राम में इतना बनता है, किलोग्राम में इतना बनता है 1.66 × 10⁻27 kg। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली। एयर की आपसे वेपर डेंसिटी का पूछा। वेपर डेंसिटी पहले आप सीख लीजिए क्या होता है। वेपर डेंसिटी को हम VD से जाहिर करते हैं। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, जब इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो इससे वेपर डेंसिटी या VD निकलती है। मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर आपका क्या बनता है, इसमें नाइट्रोजन है, एयर में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आर्गन होते हैं। इनके जब आप सब की मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो ये आपका क्या बनता है 28.95 ग्राम पर मोल बनता है। इस फार्मूले में पुट करना है। हमें पता है मॉलिक्यूलर मास को आपने 2 पे डिवाइड करना है जब आप VD को निकालते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास इसका 28.95 ग्राम है, ये वाला। इसको 2 पे डिवाइड कर, सो इससे 14.4 राउंड अबाउट ये आंसर है। ये आपका वेपर डेंसिटी है एयर का। 16 देखिए, अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 1:4 बाय वेट। मॉलिक्यूलर रेशियो इसका मॉलिक्यूलर रेशियो क्या होगा 2:7 होगी। यानी मॉलिक्यूलर या मोल रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बनेंगे 2:7 एक मिक्सचर के अंदर। बेसिक बफर सोल्यूशन, ये आपका अमंग द गिवन ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। सबशेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किस फार्मूले से हम मालूम करते हैं। सो इसका जो गिवन ऑप्शन थे इसमें ये करेक्ट ऑप्शन बनता है 2 × 2l+1। एल आपको पता है ज़ीमुतुल क्वांटम नंबर है, या अगर आप इसको मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और एल अपनी जगह, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा 4l+2। दोनों से आप इलेक्ट्रॉन को सबशेल में मालूम कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या है 2n²। शेल की बात करो, SHELL शेल। लेकिन जब आप सब शेल में मालूम करते हैं तो इसका फार्मूला ये है। शेल में हम इसको अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर शेल नंबर 3 में आप क्या मालूम करते हैं इलेक्ट्रॉन। इनकी जगह आप 3 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 2n² है, तो इनकी जगह आपने 3 लिख लिया तो आपका क्या बन जाएगा 2×3², ठीक है। तो ये किस तरह आएगा, ये जो 3 है ना इसको आप एक दूसरे के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 इससे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 9 आ गया और ये आपका 2 है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे तल शेल में। इस तरह आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा सब शेल का एग्जांपल देखिए, फ़र्ज़ करें आप D सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करते। वैसे तो हमें पता है कि सब शेल D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन फार्मूले से आप किस तरह मालूम करेंगे। आप ऐसा करें कि L की वैल्यू डाल दें इसमें। D के लिए L की वैल्यू 2 होगी, आप याद रखिए। जब S हो ना इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी 0। जब P हो इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी 1। जब D हो इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी 2। जब F हो इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी 3। आप क्या करें, इस फार्मूले में आप D है इसके लिए L की वैल्यू पुट करें तो 2 पुट करें इसमें, 4 × 2 + 2, 2 × 4 से 8 आ जाएगा, अगर 2 प्लस करें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आपके सब शेल D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आयनिक रेडियस ऑर्डर। आयनिक रेडियस किस में बड़ा है, किस में आयनिक रेडियस छोटा है। व्हाट इज आयनिक रेडियस, पहले आप ये देखिए। ये डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन आयन। फर्ज करें आपके पास एक आयन है, ये एक आयन है, ये इसका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है, ठीक है, ये इसका तल शेल है। मिसाल के तौर पर तल शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस और तल शेल में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम आयनिक रेडियस कहते हैं आयन के अंदर, और एटम के अंदर हम इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। आयनिक रेडियस किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा।
याद रखें इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। फर्ज करें आपके पास कैटायन है यानी पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं, इनका रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, रिपल्जन डिक्रीज बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन कम होती है। सपोज ये आपके पास एक कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, इसमें 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दी, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खारिज किए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दी तो इस पर 2+ चार्ज आएगा। यानी जब एक कैटायन पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद थे, इधर मौजूद थे, इधर मौजूद थे, ये एक दूसरे को रिपेल करते थे, एक दूसरे को भगा देते थे। तो जो रेडियस था फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन, ये रेडियस इंक्रीज होता था। लेकिन जब अभी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, तो ये रेडियस डिक्रीज होता है, और जो आउटरमोस्ट शेल है ये क्लोज आता है टू द न्यूक्लियस। अब इन द केस ऑफ एनायन, यानी नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन गेन करता है। आपको पता है नेगेटिव आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक आयन है और इसका 5 इसमें प्रोटॉन मौजूद है न्यूक्लियस में, और इसका आउटरमोस्ट शेल जो है ये इसका फर्स्ट शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका ये सेकंड शेल है, इसके सेकंड शेल में फ़र्ज करें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सपोज 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हैं, इस पे -2 चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में ज़्यादा मौजूद है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मतलब रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो आउटरमोस्ट शेल है ये दूर चला जाएगा सेंटर से, आपका जो रेडियस है, आयनिक रेडियस, ये बढ़ेगा। यहाँ देखें इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस पे -3 चार्ज है ना, तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसका एटॉमिक रेडियस इस नाइट्रोजन आयन से कम होगा, और इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा। सो जितना इस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतना ही एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी। जितना नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ माइल है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, उतना एटॉमिक रेडियस कम होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इसमें अमंग द गिवन जो थे मोलर, आपका मोलर वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? Extensive property is a property of a substance that depend on the amount of matter, size or quantity। जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज करें, यानी साइज या क्वांटिटी को चेंज करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आल्सो चेंजेस। मिसाल के तौर पर मास, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये अमाउंट पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास मोर सब्सटेंस है, इसका वॉल्यूम लार्ज होगी। टोटल एनर्जी, लेंथ, वेट, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसकी अपोजिट होगी। ये अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, इस पे डिपेंड नहीं करेंगी। अमाउंट ऑफ मैटर सब्सटेंस में कितना मौजूद है, इस पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी। इसमें टेम्परेचर आता है, डेंसिटी आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है और प्रेशर आता है। ये सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं किसी भी टेस्ट के लिए, तो आप हमारे इल्मिफाई चैनल यूट्यूब पे सर्च करें। इसमें आपको केमिस्ट्री का अपना प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उधर से आप तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होती है? What is amphoteric species? An amphoteric species can act both as acid and base। जो एसिड के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं और बेस के भी शो करते हैं, इनको हम एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर
हाइड्रोजन फास्फेट आयन, ये आपका एक एम्फोटेरिक स्पीशीज। ये इज अ बेस किस तरह एक्ट करता है, आपको पता है बेस H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन लेता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन आयन लेता है, इसका -2 यानी जो इस पे डबल नेगेटिव चार्ज है ये सिंगल नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये हाइड्रोजन देता भी है, किस तरह ये हाइड्रोजन देंगे, ये हाइड्रोजन इसने यहाँ पर मौजूद OH आयन को दिया, सो ये क्या रह गया PO4 और इस पे -3 चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये इस PO4 के साथ रह गया और इसका प्रोटॉन इधर आ गया तो इससे वाटर बन गया, OH के साथ ये हाइड्रोजन मिल गया। सो ये आपका क्या एक्ट करता है, HPO4 ये इज़ अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस एक्ट करता है, ये इज़ अ एसिड भी एक्ट करता है, इज़ अ बेस भी एक्ट करता है। सब्सटेंस दैट एक्ट बोथ is an acid and base is called amphoteric substance. Among the given option hydrogen phosphate ही क्या था, amphoteric substance था। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें क्या बताता है, असल में पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है ये हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। इट स्टेट दैट वी कैन नॉट सिमुलटेनियसली नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम इन स्पीड एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हमें बताता है कि हम बैक वक्त ये मालूम नहीं कर सकते कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है और एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, यानी मतलब एक टाइम में हम इन दोनों को मालूम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन कभी भी फिक्स पोजीशन पर मौजूद नहीं होता, हम इलेक्ट्रॉन के सिर्फ रीजन को मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इस इलाके में मौजूद है लेकिन हमें उस इलेक्ट्रॉन का अपना जो कमरा है या अपना घर है वो मालूम नहीं होता, सिर्फ इलाका मालूम है कि इस इलाके में मौजूद है, इस जगह में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये हमें ये प्रिंसिपल बताते हैं। अगर हमें पोजीशन मालूम हो जाए तो हमें फिर मोमेंटम का पता नहीं चलेगा, अगर हमें मोमेंटम थोड़ा बहुत मालूम हो जाए तो हमें पोजीशन का पता नहीं चलेगा, ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ जोन 5 पेपर, क्वांटम नंबर्स फॉलोज विच प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ये दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। और ये प्रिंसिपल क्या करता है, लिमिट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं और इनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। सो क्वांटम नंबर इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जोन 5 केमिस्ट्री पोर्शन। अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल विज़िट करें इल्मी-फाई के नाम से, और वहाँ पर आपको आपका मुत्तालिका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कास्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं।